नमस्कार। पत्रिका टीवी के खास कार्यक्रम यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाओं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृपाशंकर शर्मा। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए। वे नौजवान जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज यानी कि भारतीय सशस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय तट रक्षक आईसीजी में सहायक कमांडेंट भर्ती में कैसे शामिल आप हो सकते हैं, कैसे इसमें करियर बना सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम में आप जानेंगे इस विषय से जुड़े आपके जहन में उठ रहे हर सवाल का जवाब भी। तो चलिए अब आपको रूबरू करवाते हैं हमारे खास मेहमान कर्नल आर.एस. भंडारी से, जो आपको बताएंगे कि भारतीय तट रक्षक यानी कि आईसीजी में सहायक कमांडेंट भर्ती कैसे होती है, कैसे आप इसके काबिल हो सकते हैं, कैसे आप इसके जरिए देश सेवा कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी में। जय हिंद। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। वे 33 साल सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इस दौरान वे प्रशिक्षण रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर, भर्ती निर्देशक भी रहे, जो भर्ती से संबंधित है। वे भी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी आदि में कार्यरत है। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने, सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्म खोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक लेकर जाता है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं भारतीय तट रक्षक आईसीजी में सहायक कमांडेंट सेवाओं के बारे में। तो चलिए, पहला सवाल मैं आप सबके लिए कर्नल साहब से पूछना चाहूंगा। पिछले एपिसोड में सर हम बात करें तो हमने भारतीय तटरक्षक बल और उसमें नामांकित कर्मियों की भर्ती के बारे में चर्चा की थी। कुछ दर्शकों ने अनुरोध किया है कि भारतीय तट रक्षक में ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर के रूप में पुरुषों और महिलाएं दोनों के लिए करियर की संभावनाएं क्या हैं, ये आप उन्हें बताएं। आईसीजी जो है, इसमें तकरीबन 5 तरह के आप असिस्टेंट कमांडेंट बन के जा सकते हैं, जो कि कैप्टन रैंक के बराबर है आर्मी की, और करीब 40 से 70 वैकेंसीज एक बार निकलती हैं। इसमें जो असिस्टेंट कमांडेंट जीडी बन सकते हैं, आप पायलट नेविगेशन बन सकते हैं, आप कॉमर्शियल पायलट, अगर लाइसेंस आपके पास है तो आप शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट कैटेगरी में जा सकते हैं, और आप टेक्निकल काडर में भी जा सकते हैं, जिसमें इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल है। इसके अलावा लॉ में भी आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। अब जो असिस्टेंट कमांडेंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस वाले हैं और विमेन, ये जो लॉ एंट्री है, ये सिर्फ विमेन के लिए, महिलाओं के लिए, महिलाएं भी इसमें जा सकती हैं। एंड ये जो महिलाएं जाती हैं इन 2 काडर में, उसका एम ये है कि वो जो समुद्र में जिनको नहीं जाना पड़े, उन काडर में उनको रखा जाता है। इसके अलावा ये है कि एक वर्ड मैंने यूज़ किया, शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट। जी, आप नोटिस करेंगे कि ये डिफरेंट है शॉर्ट सर्विस कमीशन से। अपॉइंटमेंट और कमीशन में फ़र्क है, ये इम्पॉर्टेंट बात। तो सर, ऐसे में शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, एसएसए जिसे कहीं ना कहीं हम उसके नाम से भी जानते हैं, आखिरकार होता क्या है? एसएसए जो है वो पहले मिलता है आपको 8 साल के अपॉइंटमेंट मिलता है जी, फिर इसको एक्सटेंड कर सकते हैं 10 साल तक, और फिर और एक्सटेंड कर सकते हैं 14 साल तक। यानी पहले 8 साल की सर्विस का आपको परमिशन मिलता है, उसके बाद हम 10 साल और 14 साल तक आप सर्विस कर सकते हैं। बीच में आपको ये संभावनाएं आपके लिए मिल जाती हैं। करियर के लिए देखिए, कहीं ना कहीं ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कितने समय तक आप ये सेवाएं आप दे सकते हैं, कितने समय तक आप सर्विस कर सकते हैं आर्मी में। आगे बढ़ते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल इसमें मैं शामिल करना चाहूँगा। भारतीय तट रक्षक में विभिन्न शाखाओं के सहायक कमांडेंटों की भूमिका क्या है? बेहद महत्वपूर्ण है सर, ये भी आप दर्शकों को बताएं। तो पहले अपन लेते हैं जीडी ब्रांच। जी, जीडी ब्रांच का मतलब है जनरल ड्यूटी ब्रांच। ये जो है शिप्स को कमांड करते हैं। जब शिप्स सी में जाते हैं या वहाँ खड़े रहते हैं, और जितने वेपन सिस्टम्स हैं या सेंसर्स हैं शिप्स के ऊपर, उनका के ऊपर भी कमांड फंक्शन इन्हीं का होता है। सेफ्टी शिप की और जो स्टाफ काम करता है, मैन पावर जो ऊपर होता है, उनकी सेफ्टी भी इनकी जिम्मेवारी है। शिप को कैसे मैन्यूवर करना है, कैसे उसको मूवमेंट कराना है वॉर या पीस टाइम में, ये इनका मुख्य काम जनरल ड्यूटी ब्रांच के
असिस्टेंट कमांडेंट का होता है। और जो कॉमर्शियल पायलट नेविगेशन ब्रांच, ये दोनों है, लाइसेंस वाले हो या नेविगेशन साइड के हों, इनका जो काम है ऑफ शोर या ऑन शोर जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे हवाई जहाज, छोटे हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर्स को उड़ाना। और टेक्निकल ब्रांच जैसे अपन सब समझते हैं, मुख्यतः उनका काम है कि इक्विपमेंट को, शिप्स को सही तरीके से रखना, उनका रख रखाव और उनकी मेंटेनेंस कराना। जी, तो सर ऐसे में सहायक कमांडेंट की भर्ती के लिए आयु और आयु से संबंधित छूट क्या है, ये भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। जो आयु है जीडी कैटेगरी, उसकी है 21 से 25 साल, और टेक्निकल के लिए भी यही है। और जो पायलट कैटेगरी है उनकी है 19 से 25 साल। लॉ कार्डर की जो है वो 21 से 30 साल उम्र होती है। अब ये जो अपर एज का जो रिलैक्सेशन है वो 5 साल का SC ST को और 3 साल का OBC को, जिस तरह से बाकी जगह मिलता है क्रीमी लेयर को, वो उन्हीं जगह लागू है अगर वो पोस्ट उस कैटेगरी के लिए है। ये ध्यान रखें, आमतौर से जो एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें SC ST का मेंशन नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपको भी जनरल कैटेगरी में जाना है अनलेस वैकेंसी SC ST कैटेगरी का है। थर्ड पॉइंट इसमें जो है कि जो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में ही हैं या उसके इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अगर आप रहे हैं तो GD ब्रांच में तो आपको 5 साल का एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ऐसे में वहाँ आपको छूट मिल सकती है। तो ये पूरा क्राइटेरिया है। देखिए, आप किसी भी भर्ती की तैयारी करते हैं, किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके जो बेसिक्स हैं वो आपको जानना बेहद ज़रूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म फिल कर दिया, भर्ती में भी पहुँच गए, एग्ज़ाम तक क्लियर हो गया, लेकिन पता चलता है कि कुछ ऐसी कमी आपने छोड़ दी जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थी। तो बाद में जाके ना पछतावा हो, इससे पहले आप हर चीज़ का ध्यान दें, फोकस करें, उसके बाद में फिर आप करियर के लिए उस सब्जेक्ट को चुनें, उस पद को चुनें। अगले सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। सहायक कमांडेंट के लिए चिकित्सा मानक क्या है? सर ये भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या रहेंगी, उनके लिए मेडिकल के लिए क्या कुछ मानक तय किए गए हैं, वो भी आप बताइए। असिस्टेंट कमांडेंट के लिए जो मानक है चिकित्सा संबंधित, सबसे पहले लेते हैं अपन हाइट। जो हाइट है वो GD और पायलट नेविगेशन, जो GD पायलट नेविगेशन के लिए होते हैं, टेक्निकल और लॉ के लिए पुरुष की है 157 सेंटीमीटर्स और महिला की है 152 सेंटीमीटर्स। अभी जो पायलट लाइसेंस शुदा लिए जाते हैं, एक्चुअल फ्लाइंग का काम जिनका मैन या वुमेन दोनों में कैटेगरी में, उनके लिए मिनिमम हाइट दोनों, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, 162.5 सेंटीमीटर मिनिमम है और मैक्सिमम 197 सेंटीमीटर्स। इसमें आपको ध्यान होगा, जो दर्शक रेगुलरली इस प्रोग्राम को देखते हैं, हमने जब पायलट्स का प्रोग्राम एपिसोड किया था पत्रिका टीवी ने, तो समझाया था कि फ्लाइंग के अंदर लेग लेंथ भी इम्पॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। तो लेग लेंथ जो आपकी है वो मिनिमम 99 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वज़न तो 10% प्लस माइनस एक्सेप्टेबल है, जो कि प्रोपोर्शनेट टू हाइट के हिसाब से होना चाहिए। चेस्ट वेल प्रोपोर्शनेट होनी चाहिए और एक्सपेंशन है 5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। अब आई साइट जो एक इम्पॉर्टेंट एंगल हम हर प्रोग्राम में ये बताते हैं, तो आई साइट हर कैटेगरी के लिए अलग अलग है। वो आप जब IC इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वेबसाइट है उस पे जाके समझें कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी जिसमें आप जाना चाह रहे हैं उसके लिए आई साइट का रिक्वायरमेंट्स क्या है। जी, तो वो भी जानना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण सवाल है, वो उसका जवाब भी जानना बेहद ज़रूरी है। सर, किसी भी शाखा में सहायक कमांडेंट के रूप में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को 12वीं कक्षा में किन विषयों को पढ़े हुए होना चाहिए, ये भी एक बार आप बताएं। इसमें जो हमने वेरियस एंट्रीज बताई हैं 5 तरह की, ध्यान ये रखें कि जो इंजीनियरिंग के अलावा एंट्रीज़ हैं उसके लिए ये जो हम अभी बताएंगे वो 12वीं क्लास वाला फिज़िक्स और मैथ्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं क्लास में, और इसके आपके परसेंटेज इन दोनों सब्जेक्ट के एग्रीगेट 55% कंपलसरी हैं। ये इम्पॉर्टेंट राइडर है।
एंड जिन्होंने ग्रेजुएशन डिप्लोमा के बाद किया है उनके लिए भी यही लागू है कि 55% आपका फिज़िक्स और मैथ्स का एग्रीगेट होना चाहिए। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा कि जो इंजीनियरिंग की वैकेंसी है उसमें ये रूल लागू नहीं है और लॉ cadre में भी ये लागू नहीं है। ये जो हमने अभी बताया ये सिर्फ उनके अलावा दूसरी जो एंट्रीज है उनके लिए लागू है। यानी इंजीनियरिंग और लॉ cadre में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उसको आप ध्यान में रखें फिर आप आगे बढ़ें। हाँ, थोड़ा फ़र्क ये है कि इंजीनियरिंग में जो जिसमें इंजीनियरिंग डिग्री लागू है सिर्फ उसमें, इंजीनियरिंग में अगर आपने दूसरा इंजीनियरिंग डिग्री नहीं की और दूसरे क्वालिफिकेशंस हैं उसमें ये लागू है। जब हम आगे चल के अगर आपका सवाल इस पे कोई होगा तो ज़रूर हम क्लियरिफाई करेंगे। और जी सर, ऐसे में सहायक कमांडेंट हम जीडी की बात करें तो उसमें जीडी पायलट नेविगेशन बनने के लिए 12वीं कक्षा या फिर डिप्लोमा के अलावा अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये भी एक बार आप बताएं। देखिए, जो 12वीं क्लास वाले हैं उनके लिए वही वाली बात वापस हम कह रहे हैं कि जो नेविगेशन वाले हैं उनकी जिन्होंने ऑलरेडी डिग्री है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उनको 60% मार्क्स डिग्री में होने चाहिए। और दूसरा 12th और डिप्लोमा जो सब्जेक्ट हैं, अगर आपने 12th किया है डिप्लोमा किया है तो वही फिज़िक्स मैथ्स के मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए। ये क्राइटेरिया तो उनको आपको लेकर चलना होगा, तैयारी आप उस हिसाब से कम करें कि ये क्राइटेरिया आप पास कर पाएँ। एक और महत्वपूर्ण सवाल इससे जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा आपकी करियर के लिए, ताकि आपको पूरी और सही सटीक जानकारी मिल सके, क्योंकि स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल भंडारी जो आप तक पहुँचा रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी। अगला सवाल है सहायक कमांडेंट कमर्शियल पायलट लाइसेंस के बारे में। सर, इसे बनने के लिए 12वीं कक्षा या डिप्लोमा के अलावा अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप दर्शकों को बताएं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि आपके पास में करंट कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस होना ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है, और वो वैलिडेटेड होना चाहिए डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इसमें। जी, तो सर ऐसे में सहायक कमांडेंट अगर बात करें टेक्निकल मैकेनिकल यानी कि तकनीकी या यांत्रिक शाखा की, तो उसमें बनने के लिए वो सब पाने के लिए फिर 12वीं कक्षा डिप्लोमा के अलावा अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता क्या रखे, क्या करे तैयारी? इसमें जैसे हमने पहले बताया कि अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई है जी, तो आपके वो 12th वाला जो राइडर था वो लागू नहीं है। अब इंजीनियरिंग कौन सी की होनी चाहिए आपने, ये इम्पॉर्टेंट है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो इंडियन कोस्ट गार्ड में रिक्वायर्ड है। एक तो आप नेवल आर्किटेक्चर कर सकते हैं, मैकेनिकल हो सकते हैं, मरीन या ऑटोमेटिव और मैकोट्रॉनिक या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मेट्रोलॉजी, डिज़ाइन, एरोनॉटिकल और एरोस्पेस। इन्हीं फील्ड्स की जो इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो और 60% एग्रीगेट मार्क्स आपके हैं तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्निकल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, इसके अलावा जी, अगर आपने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशंस हैं जो इन्हीं इंजीनियरिंग में जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया ने रिकॉग्नाइज़ किया हुआ है और एग्जेम्प्ट किया हुआ है सेक्शन ए एंड बी, और एसोसिएटेड मेंबरशिप एग्जामिनेशन अगर आपने पास किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए वो 12th वाला रूल लागू होगा। अगर आपने इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन अगर आपके है तो 12th की जो बात हमने बताई, 12th और डिप्लोमा का 55% मार्क्स होना वो लागू है, फिज़िक्स मैथ्स के एग्रीगेट। जी, ये सभी पहलुओं का आप ज़रूर ध्यान रखें। हम बार बार ये ज़रूर आपसे जिक्र करते हैं, आप पॉइंट नोट भी कर सकते हैं। कहीं पे भी कोई टेक्निकल कोई आपको समस्या लगती है किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी करियर के लिए, तो आप हमें टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जब प्रोग्राम चले तो उस समय आप सोशल मीडिया के ज़रिए कमेंट बॉक्स में जाके भी आप मैसेज कर सकते हैं। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का जवाब हम आपको दे सकें, आप तक वो जानकारी पहुँचा सकें। सहायक कमांडेंट टेक्निकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि तकनीकी, विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक शाखा की अगर हम बात करते हैं तो सर ऐसे में 12वीं कक्षा या डिप्लोमा के अलावा अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता क्या है, ये जानकारी भी आप एक बार दर्शकों को दें।
इसमें आपका डिग्री होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री। अब वो डिग्री किस में होनी चाहिए? एक तो इलेक्ट्रिकल में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है, टेलीकम्युनिकेशन में हो सकती है, इंस्ट्रूमेंटेशन में हो सकती है, या इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में हो सकती है, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो सकती है, और या पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो फील्ड्स हैं, इनकी अगर आपने इंजीनियरिंग की है और आपके पास 60% एग्रीगेट मार्क्स हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, 12th का डिप्लोमा और डिप्लोमा वाली पॉलिसी इनके लिए लागू नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आपने इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन किया हुआ है तो आपके लिए 12th और डिप्लोमा वाला परसेंटेज 55% एग्रीगेट फिज़िक्स और मैथ्स का लागू है। तो ये है आपका। जी, ये ध्यान देने वाली बात है। आपको बार बार कर्नल साहब आपसे कह रहे हैं कि साहब 12वीं के समय जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने मायने रखते हैं, उसमें क्या कुछ अलग होगा अलग अलग वैकेंसीज़ में, अलग अलग सेक्शंस में, वो आप ज़रूर ध्यान रखें। कहीं कोई बारीक गलती या कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ और उसकी वजह से फिर आपको परेशानी का बाद में सामना करना पड़ा। इसलिए आप लगातार ध्यान रखिए। एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, सर, सहायक कमांडेंट में लॉ एंट्री भी होती है, कानून प्रविष्टि जिसको कहते हैं। ऐसे में उस भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा योग्यता क्या है? आप एक बार हमारे उन दर्शकों को भी ये बताएं जो इस फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। लॉ ग्रेजुएट्स ये ध्यान रखें कि आपके पास में लॉ डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको जाना है तो लॉ एंट्री में जाना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो आपको मिलने चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। और ये जो लॉ डिग्री है ये 3 साल वाली भी हो सकती है, 5 साल वाला जो मेथड है वो दोनों एप्लीकेबल है। दोनों में एप्लीकेबल हो जाएगा। एक और सवाल सर इसी से जुड़ा हुआ मैं शामिल करना चाहूँगा। सर, आवश्यक शिक्षा योग्यता क्या होती है? अगर हमने उसकी बात की, सहायक कमांडेंट की भर्ती के लिए आवश्यक शिक्षा योग्यता, वो इसमें कैसे शामिल करें? अगर अलग अलग चरण इसके रखें, अलग अलग सेक्शंस की हम बात करें, सहायक कमांडेंट के लिए चयन प्रक्रिया क्या है, वो भी आप एक बार दर्शकों को बताएं। इससे पहले मैं समझता हूँ कि अपन थोड़ी बात कर लें कि इनमें योग्यता में एजुकेशन के अंदर अगर कोई छूट है क्या। जी, तो शिक्षा योग्यता में छूट है, 5% रिलैक्सेशन है डिग्री के सर्टिफिकेट में SC और ST के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और रिलैक्सेशन 12वीं क्लास के मार्क्स के ऊपर नहीं है, ये आपकी इंजीनियरिंग या डिग्री के ऊपर ही है। और जो फाइनल ईयर में स्टडी कर रहे हैं या फाइनल सेमेस्टर में हैं डिग्री के और अभी पास करना बाकी हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके जो कोई बैकलॉग नहीं है और उनके जो जब तक के मार्क्स हैं वो 60% एग्रीगेट हैं। ये बहुत दो चीज़ें मैंने कहा छूट गई थी अपन, कहीं ना कहीं शैक्षणिक योग्यता में। हाँ, छूट के बारे में जो जानकारी मिलनी थी वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, वो आपने इसमें शामिल की। फिर अब आप सब दर्शकों को चयन प्रक्रिया के बारे में बताएं, इसके चरण कितने होते हैं, विभिन्न प्रकार के चरण इसमें शामिल किए जाते हैं, उनके बारे में भी एक बार थोड़ी जानकारी आप दीजिए। तो ये जो इनका चयन का जो तरीका है उसमें काफ़ी स्टेजेस हैं, 5-6 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है CGCAT, ये रिटन एग्जामिनेशन है, कंप्यूटराइज्ड। इसमें लॉ एंट्री वालों के लिए नहीं लागू है, ये लॉ को छोड़ के बाकी के लिए लागू है। इसमें इंग्लिश होता है, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, GK और आपके जो रिस्पेक्टिव इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है टेक्निकल एंट्रीज़ के लिए, उनके ऊपर आपका एग्ज़ामिनेशन होता है। याद रखें कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो इंडियन कोस्टल गार्ड एडजस्ट कर सकती है, कम ज़्यादा कर सकती है, उनको नंबर स्टेज 2 पे कितनों को लेके जाना है उसके हिसाब से। तो ये इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखें। और सेकंड बात ये है कि लॉ कैंडिडेट्स जो है वो डायरेक्टली स्टेज 2 पे जाते हैं, वो स्टेज 1 में नहीं आए जैसे हमने पहले बताया। तो स्टेज 2 में क्या होता है कि स्टेज 2 प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होता है और स्टेज 3 है वो होता है कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आर्म्ड फोर्सेस की SSB होती है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, उसके अंदर पहले का दिन स्क्रीनिंग का दिन होता है। उसी तरह से इन्होंने इसको
नाम दिया है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, और जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है वो स्टेज 3, उस जैसे पूरी एसएसबी जो 5 दिन की होती है उसको दिया है। ये बेसिक बात आप समझें, फिर मैं इसको और गहराई में आपको बताता हूँ कि जो स्टेज 2 है इसके अंदर क्या होता है। ये क्वालिफाइंग नेचर का है कि आप स्टेज 3 में जाएंगे या नहीं जाएंगे। इसमें आपका CCBT जिसको बोलते हैं कंप्यूटराइज कॉग्निटिव बैटरी टेस्ट होता है, एंड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन PP&DT जिसको बोलते हैं ये होता है। CCBT जो है सिर्फ इंग्लिश में होता है और वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है। अब ये PP&DT होता है, इसको एक बार मैं फिर बोलता हूँ, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन। इसमें आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इंग्लिश में बोलें, पर अगर आप हिंदी में भी बोलते हैं तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं है, बेहतर है कि आप इंग्लिश का इस्तेमाल करें। अब आते हैं स्टेज 3। स्टेज 3 में ये फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होता है और ये नोएडा में किया जाता है, जो यहाँ का इनका कोस्ट गार्ड का सिलेक्शन बोर्ड सेंटर है, और ये 5 दिन चलता है। इसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, ग्रुप टास्क होती हैं और इंटरव्यू होता है जिसको आप पर्सनालिटी टेस्ट बोलिए। तो ये स्टेज 3 है, SSB की तरह ही है बिल्कुल। और स्टेज 4 है कि आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। स्टेज 5 में आपका जो इंडक्शन होता है, मेरिट लिस्ट बन जाती है। इंडक्शन में जो स्टेज 1 एंड स्टेज 3 के जो मार्क्स हैं उनसे आपकी मेरिट बनती है। लॉ कैंडिडेट्स के लिए स्टेज 2 एंड स्टेज 3 के बेस के ऊपर, स्टेज 2 तो ऐसे भी स्क्रीनिंग का ही है, उसके कोई मार्क्स नहीं है, तो स्टेज 3 के बेस पे लॉ एंट्री का होता है। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो इंडियन नेवी का जो एजिमाला में केरला के अंदर कोचीन के पास में जो ट्रेनिंग एकेडमी है उसके अंदर ही इनकी नेवल ओरिएंटेशन कोर्स ट्रेनिंग होती है 22 हफ्ते की। तो ये है पूरा स्टेजेस जो इनका। पूरे स्टेज आपने क्लियर कर दिए हैं। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन अभी तक रहा होगा तो अभी जो स्टेजेस आपने बताए, एक एक स्टेज आपने बताया, टोटल 5 चरण हो गए जिसके जरिए आप अधिकारी बन सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना होगा कि किस किस लेवल पे क्या क्या कुछ आपको तैयारी करनी है और कैसे आपको क्लियर करना है। जैसा कि कर्नल साहब ने बताया, उन बेसिक चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अगले एक और सवाल को मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं हमारे कमेंट बॉक्स में ये जो प्रश्न है लगभग सभी भर्तियों में शामिल भी होता है। सर, एक सवाल इसमें शामिल करना चाहूँगा कि अधिकारियों के लिए पदोन्नति की संभावना है वो कितनी है? सहायक कमांडेंट का प्रारंभिक वेतनमान और सेवानिवृत्ति नियम क्या है, ये भी आप इसमें एक बार ज़रूर बताएं। बहुत अच्छा सवाल है। जैसे मैंने पहले बताया कि असिस्टेंट कमांडेंट आर्मी का जो कैप्टन होता है उसके बराबर है। तो एक तरीके से आर्मी में तो आप शुरू में लेफ्टिनेंट बनते हैं, इसमें असिस्टेंट कमांडेंट मतलब आप सीधे ही कैप्टन पे जा रहे हैं एक तरीके से। तो स्टार्टिंग पे आपकी लेवल 10 7th पे कमीशन के हिसाब से है और आप DG तक जा सकते हैं, डायरेक्टर जनरल बन सकते हैं। मैं ये कहना इम्पॉर्टेंट समझता हूँ इस प्रोग्राम में कि अभी जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसमें सारे ऑफिसर्स उनके खुद के काडर के हैं, अभी कोई नेवल ऑफिसर इसके अंदर नहीं रहता है। और इसमें जो इनका पेंशन स्कीम है वो कंट्रीब्यूटरी स्कीम है सॉरी, इनको CHS फैसिलिटी मिलती है, बट जो शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट्स हैं वाले हैं उनको नहीं मिलती है। और इनकी जो रिटायरमेंट एज है वो सिविल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरह है। तो जो कमांडेंट के नीचे, कमांडेंट लेवल से नीचे है उनकी 57 ईयर्स हैं, और जो ऊपर वाले हैं DIG और ऊपर उनकी 60 साल है। और इनको एक्स सर्विसमैन स्टेटस नहीं मिलती है, ये आप ध्यान रखें, दे आर नॉट एक्स सर्विसमैन। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि एक्स सर्विसमैन का जो टैग होता है कहीं ना कहीं एक भारतीय के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि एक्स सर्विसमैन के लिए जब आप सेना में काम करते हैं तो वो तो होना ही चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलेगा आपको, ये आपको ज़रूर ध्यान रखना है। एक आखिरी सवाल सर मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, समय सीमित है लेकिन दर्शकों के लिए एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। हमारे पिछले एपिसोड को देखने वाले दर्शकों में से एक ने भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक के बीच अंतर को समझना चाहा। आप ये थोड़ा सा जो अंतर है ये आप उन्हें बताएं। ये बहुत सुंदर सवाल मानता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा है कि ये मन में ज़रूर आता है कि दोनों एक ही तरह का काम कर रहे हैं, लगता है लोगों को,
बट बहुत इनके रोल बहुत डिफरेंट है। पहली बात तो मेजर डिफरेंस है रोल के अंदर, और नेवी इंडियन आर्म फोर्सेस का अंग है और इंडियन कोस्ट गार्ड एक बीएसएफ की तरह है, आप इसको इक्विवेलेंट बीएसएफ की तरह समझिए। दूसरी बात, नेवी बहुत अंदर तक जाती है, गहराई तक शिप बहुत बहुत दूर दूर तक कंट्रीज तक जाते हैं, कॉन्टिनेंट्स तक जाते हैं, ओशंस तक जाते हैं। बट इंडियन कोस्ट गार्ड की जो सीमा है वो अपना शीश और समुद्र के तट से 10 से लेके 30 नॉटिकल माइल से आगे इनका काम नहीं है। जो इनके पास में वेसल्स या शिप्स होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप के हैं, छोटे हैं क्योंकि इनका रोल डिफरेंट है। और इस तरह से कई डिफरेंसेस हैं। ये है कि आपको चयन करना है कि आप किस तरह की जीवन जीना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं। दोनों ही अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं, दोनों के लाभ और नुकसान वर्ड नहीं कहूँगा, मतलब जो देश की सेवा में काम आ गया उससे बड़ा तो कोई जज्बा नहीं है, उससे बड़ा कोई लाभ ही या हानि वहाँ पे देख ही नहीं सकते। फिर ये तो हर किसी का ख्वाब है जो भारत में पैदा हुआ, हर कोई चाहेगा कि देश सेवा का एक मौका उसे ज़रूर मिले, और वो कहीं ना कहीं सेना में भर्ती होकर चाहे किसी भी रूप में वो मौका मिल जाता है हमारे भारतीय सैनिकों को, तो ये उनके लिए सौभाग्य की बात है। पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल RS भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे पत्रिका के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आप ये अपना सवाल भेज सकते हैं। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको उस सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लगातार सभी दर्शक बने हुए हैं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर अपना सवाल रख सकते हैं। हम अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि आपके उस सवाल का जवाब आप तक पहुंचाएं, बेहद महत्वपूर्ण होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी चर्चा में आप शामिल हुए, पूरी चर्चा को आपने सार्थक बनाया। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, और अगली बार आपसे नए एपिसोड में मुलाकात होगी, और उस समय हम बात करेंगे सेना के अलावा। सेना की लगभग भर्ती से जुड़े बहुत सारे एपिसोड हमने कार्यक्रम में शामिल किए हैं। इस बार हम कोशिश करेंगे कि पुलिस बल से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो भी हम कार्यक्रम में शामिल करें और आप तक महत्वपूर्ण जानकारियां पहुंचाते रहें। नमस्कार।